नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा है और यहां पे वो 18,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। दिल्ली को देहरादून से कनेक्ट करने पर फोकस रहेगा। इत्र और सुगंध प्रयोगशाला का भी प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा जनसभा को भी संबोधित करेंगे और जाहिर है उनके संबोधन में सरकार की उपलब्धियां होंगी, विपक्ष पर वार होगा और वो तमाम बातों का जिक्र होगा जो अब तक काम किए गए हैं, जो योजनाएं हैं, जो उपलब्धियां हैं। तो 18,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। इसके अलावा इत्र और सुगंध प्रयोगशाला का भी प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। एक कार्यक्रम जिसमें जनसभा होगी, जनसभा को वो संबोधित करेंगे और उनके संबोधन में उपलब्धियां होंगी सरकार की, केंद्र और राज्य की, विपक्ष पर वार होगा। तो चुनावी मौसम में दिग्गज मैदान में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज ये काफी महत्वपूर्ण दौरा उत्तराखंड का रहा है और वो यहां पे केदारनाथ धाम भी वक्त वक्त पे पहुंचे हैं और अलग अलग कार्यक्रमों में भी शिरकत करने वो यहां भी वो उद्घाटन करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो काफी खास ये दौरा आज प्रधानमंत्री का और बेसब्री से उनका इंतजार देवभूमि के लोग भी कर रहे हैं। कार्यक्रम की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम हैं ताकि कहीं भी किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। तो पीएम मोदी का आज देवभूमि यानी उत्तराखंड का आज दौरा है और यहां पे वो पहुंचेंगे। उनके पहुंचने से पहले तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। शासन पूरी तरह से एक्टिव। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की, समीक्षा की, फीडबैक लिया, तैयारियों को खुद परखा, ग्राउंड जीरो पे जाके और खुद वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। तो प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी पल पल की जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो दिल्ली से जो देहरादून का सफर है वो आसान होगा। उसको आसान बनाने के लिए जो प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है उसकी सौगात वो देंगे और कोशिश यही कि कनेक्टिविटी को बेहतर किया जाए। पिछले कई दिनों में कई बार ये देखा गया कि देश में राज्यों की जो कनेक्टिविटी है, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे उत्तराखंड हो, उसे बेहतर किया जा रहा है। फिर चाहे वो हवाई कनेक्टिविटी हो, रेल मार्ग हो, सड़क मार्ग हो, बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। और कहा जाता है कि जहां की कनेक्टिविटी बेहतर होती है वो प्रदेश, वो सूबा, वो इलाका आर्थिक तौर पे भी मजबूत होता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज ये काफी खास दौरा उत्तराखंड का 18,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास को करेंगे। सौरभ, और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री उत्तराखंड आ रहे हैं, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून आ रहे हैं, तो खाली हाथ नहीं आ रहे होंगे और उत्तराखंड के लिए कई सौगातें लेके आ रहे हैं। तो उसमें से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 जो योजनाएं हैं उनमें से 4 योजनाओं का वो शिलान्यास करेंगे और 4 से 5 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे और 7 योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। जिसमें से योजनाएं हैं जो मैं आपको बता दूं कि जो देहरादून से दिल्ली के बीच में जो एक्सप्रेस वे बनने वाला है, जिससे देहरादून से दिल्ली की जो दूरी है वो 2.5 घंटे में तय की जाएगी, वो एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जाएगा। और आपको बता दूं कि एशिया का सबसे बड़ा जो पास होता है, जो जंगली जानवर है, जो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है, वो यहाँ पर बनने वाला है। देहरादून से गणेशपुर के बीच में बनेगा, जिसमें जो जंगली जानवरों के लिए पास दिया जाएगा उतना एलिवेटेड वो मार्ग रहेगा इस एक्सप्रेसवे पे। यानी सौरभ, कोशिश ये है कि कनेक्टिविटी को बेहतर किया जाए, यातायात को सुगम बनाया जाए, ताकि कहा यह जाता है कि जिस प्रदेश की सड़कें कनेक्टिविटी बेहतर होती है वो बुनियादी तौर पे भी मजबूत होता है और आर्थिक तौर पे भी उसको मजबूती मिलती है। जी बिल्कुल, मतलब जो आज जितनी भी योजनाओं का जो है उस पर ज्यादा फोकस कनेक्टिविटी पे रखा गया है और कुछ एक यहाँ पर जो कल्चरल जो चीजें होती है उन पर भी ध्यान दिया गया है। एक यहाँ पे सुगंध केंद्र बनाया जाएगा
जो जिसका वो आज लोकार्पण करेंगे वो देहरादून के सेलाकुई क्षेत्र में होगा, जहां पर जो प्राकृतिक चीजों से जो इत्र बनाने का वो है, तो उसका एक बहुत बड़ा प्लांट और एक रिसर्च सेंटर है। और मैं आपको बता दूं कि हरिद्वार देहरादून से दिल्ली के बीच का भी जो रास्ता है वो सुगम हो, और देहरादून के हरिद्वार के बीच में जब यात्रा का समय चलता है तो बाहर के यात्री वहां पर से बाहर न निकले। तो इसके लिए भी 51 किलोमीटर का एक स्ट्रेच दिया गया है, जो हरिद्वार और दिल्ली के बीच की दूरी को भी सुगम बनाएगा। तो ऐसे में सौरभ, लोगों में किस तरह की उत्सुकता है, वहां पे कैसी तैयारियां चल रही हैं, सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं, और मुख्यमंत्री खुद कितने एक्टिव हैं? क्योंकि हमने देखा कल भी वो ग्राउंड जीरो पे पहुंचे थे, व्यवस्थाओं का खुद वो जायजा ले रहे हैं। जी बिल्कुल, लोगों में जोश निश्चित दिख रहा है। जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हम किसी भी क्षेत्र में देख लें देहरादून के, तो वहां पर सब लोगों को यही कहा जा रहा, आज के लिए कहा जा रहा है। और मैं आज भी अपने आसपास की बात बताऊं तो जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो लोगों को एक रिमाइंडर दे रहे हैं कि भाई आप इतने बजे आपको परेड ग्राउंड पहुंचना है। और निश्चित तौर पर जब रैली होती है तो बसों से लेके जाता है, तो सबको एक समय सीमा दी जा रही है। और रही बात मुख्यमंत्री की, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री अब तक जो सभा स्थल है उसका कई बार दौरा कर चुके हैं। तो मतलब खुद से देख रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं वो किसी को निर्देश भी दे सकते हैं, लेकिन इस चीज को लेकर काफी सीरियस हैं और खुद वहां पर बने हुए हैं। हर दिन वहां पर जाकर देख रहे हैं कि व्यवस्थाओं में कोई कमी न रह जाए। और रही बात सुरक्षा की, तो सुरक्षा में उत्तरा जो सभा स्थल है उसके चारों तरफ का एरिया जो है जीरो जोन कर दिया गया है। और आपको बता दूं कि जो रैली में आने वाले लोग हैं उनको लगभग सभा स्थल से 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में रोका जाएगा, जो देहरादून सेंटर में है। और उसके चारों तरफ से जितने भी लोग आ रहे हैं उनको, उनके जो पार्किंग स्थल बनाए गए हैं कम से कम 3 से 4 किलोमीटर दूर। तो निश्चित तौर पे जो जितने भी लोग बड़ी गाड़ियों से आ रहे हैं, छोटे पिकअप से आ रहे हैं, तो ये लोग वहां से 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलकर आएंगे सभा स्थल तक। चलिए, बहुत शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए प्रधानमंत्री के इस खास दौरे पे, हम पल पल की जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर दौरा है और दूसरा दिन है उनके दौरे का, और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। तो कबड्डी प्रतियोगिता के समापन समारोह में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। कबड्डी प्रतियोगिता के समापन समारोह में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। तो सीएम योगी का गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है और कई कार्यक्रम जिसमें वो शिरकत करेंगे। लगातार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में वो जाके, प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाके जमीनी हकीकत को जान रहे हैं। प्रोजेक्ट को पूरा किया जा रहा है, जो अधर में लटके उन्हें गति देने की बात की जा रही है। कोशिश ये कि लोगों तक सुविधाएं पहुंचे, कोशिश ये कि उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर आगे लेकर जाया जाए, और इसी कोशिश के तहत लगातार वो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं, वहां की जमीनी हकीकत को जान रहे हैं। तो कबड्डी प्रतियोगिता के समापन समारोह में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। सीएम का गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है और यहां पे महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। इसके अलावा कई दूसरे कार्यक्रम भी जिसमें वो शिरकत करेंगे और लगातार वो एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि कुछ ही महीनों बाद चुनाव भी है और चुनाव से पहले जो वायदे पिछले चुनाव में किए थे वो कितने पूरे हुए, कितने अधर में है, कितना उन्हें गति देने की जरूरत है, तमाम समीक्षाएं की जा रही हैं, सम्मेलन किए जा रहे हैं, सभाएं की जा रही हैं, समीकरण बनाए जा रहे हैं। तो आज गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। और नंदन श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। नंदन, मुख्यमंत्री का आज दूसरा दिन है गोरखपुर दौरे का, क्या कुछ आज खास रहने वाला है?
क्षेत्र है वो हमेशा जाते रहते हैं, और लेकिन एक बार फिर से आज उनके दौरे का दूसरा दिन है और वहां पे जब भी जाते हैं वो जनता से बातचीत करते हैं, रूबरू होते हैं, उनकी जन समस्याएं सुनते हैं। इसको जनता दरबार कहा जाता है। और उस कार्यक्रम के बाद से MP कॉलेज वहां पे है, वहां पे एक बार किसी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, उसके बाद से वो महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद जाएंगे, वहां पे कार्यक्रम उनका सुनिश्चित हुआ। तो 3 कार्यक्रम आज गोरखपुर में लगे हैं। उसके बाद से वो गोरखनाथ मंदिर में अपने मठाधीशों के साथ बैठक करेंगे, उसके बाद से वहां से वापसी उनकी लखनऊ हो जाएगी। राजेश, तो आज क्या कुछ खास रहने वाला है? क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार वो एक्टिव हैं, प्रदेश के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, विकास की योजनाओं की सौगात दे रहे हैं और कोशिश ये कि लोगों को सुविधाएं जो हैं, यानी जो प्रोजेक्ट हैं वो जल्द से जल्द पूरे हों जो अधर में हैं। नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा रही है, चुनाव सामने है, कितना महत्वपूर्ण उनका ये दौरा? देखिए राजेश, निश्चित तौर पे चूंकि चुनावी माहौल बन चुका है, बिगुल बच चुके हैं, 3 महीने चुनाव में बचा हुआ है, इसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में अपनी पैठ मजबूत करने के लिए लगातार दौरे कर रहे हैं। इसी कड़ी में गोरखपुर का दौरा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि पूर्वांचल क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां से उत्तर प्रदेश को एक नया आयाम मिलता है, वोट बैंक मजबूत होते हैं। क्योंकि जिस तरीके से पूर्वांचल में मजबूती बन गई अगर, तो उत्तर प्रदेश जीतने में समय नहीं लगता है। इसी वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल में ज्यादा दूर रहे। हालांकि गोरखपुर उनका संसदीय क्षेत्र है, वहां के वासियों को, साथ साथ उत्तर प्रदेश के वासियों को हमेशा एक नई सौगात देते हैं। लेकिन गोरखपुर में खास ये है कि वो आज जनता दरबार लगाएंगे, जनता दरबार में उनकी समस्याएं सुनेंगे, उस चीजों से रूबरू कराएंगे। उत्तर प्रदेश में जो भी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, उस सभी योजनाओं को जनता को एक बार फिर से बताएंगे कि जो लाभ नहीं ले सके हैं वो लाभ लें। और रही बात की जो प्रोजेक्ट इनके आधार में लटका करते हैं, क्योंकि 2 साल कोविड में गुजरा और 2 साल में कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट थे जिनको वो शिलान्यास लोकार्पण नहीं कर सके थे। लेकिन लगातार पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं कि जो भी प्रोजेक्ट आधार में लटके पड़े थे उसका शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है। एक बार फिर से उस पर मंथन जारी है कि और कौन से ऐसी सुविधाएं हैं जो उत्तर प्रदेश वासियों को दे सकते हैं, पूर्वांचल वासियों को दे सकते हैं, खासकर गोरखपुर वासियों को और क्या सुविधाएं मिल सकती हैं। बिल्कुल, इस पे क्या महत्वपूर्ण होता है, कहीं ना कहीं नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया नंदन इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन। आगे बढ़ते हैं, खबर दिल्ली से है जहां आज संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक होने वाली है और बैठक में तय होगी आगे की रणनीति। सुबह 11 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है और इस बैठक में अब आगे की रणनीति तय की जाएगी। क्योंकि अब भी आंदोलन जारी है कई मुद्दों को लेके, कई बातों को लेके। और चूंकि 3 कृषि कानून जिनको पहले कहा जा रहा था कि रद्द किया जाए, वापस लिया जाए, प्रधानमंत्री ने खुद उसका ऐलान किया था और वो वापस हो चुके हैं। लेकिन बावजूद इसके किसानों का जो आंदोलन है वो जारी है। अब MSP पर गारंटी की बात की जा रही है। आंदोलन के दौरान जिन किसानों की जान गई उनके परिजनों को मुआवजा देने की बात की जा रही है और कई दूसरे बिंदुओं पे भी लगातार किसानों की तरफ से बात करने की पेशकश की जा रही है। तो आज इसी को लेकर आज एक बड़ी बैठक होगी और इस बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी। तो बैठक में आगे की रणनीति संयुक्त किसान मोर्चा तय करेगा। 11 बजे यह बैठक होगी और इस बैठक के बाद तय होगा कि आगे आंदोलन जारी रहेगा या फिर खत्म हो जाएगा या किन बातों पे सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि किसान आंदोलनों में भी अब 2 धड़े दिखाई दे रहे। एक इस पक्ष में है कि अब आंदोलन खत्म किया जाए और दूसरा इस पक्ष में है कि अभी आंदोलन जारी रखा जाए। खबर गोरखपुर से है जहां MP शिक्षा परिषद का आज शुभारंभ होगा और मुख्य अतिथि होंगे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर। तो गोरखपुर में आज भव्य शोभा यात्रा का भी कार्यक्रम है, कई नेता इस शोभा यात्रा में शामिल होंगे। तो गोरखपुर में आज भव्य शोभा यात्रा का भी कार्यक्रम होगा और कई नेता शोभा यात्रा में शामिल होंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर गोरखपुर पहुंचे जहां दोनों ने दूरदर्शन केंद्र में अर्थ स्टेशन और 3 FM केंद्र का लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भी संबोधित किया और केंद्रीय मंत्री ने भी संबोधित किया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनते हैं उन्हें। 37 वर्षों के इंतजार को दूर, मैं इसके लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश की 5 करोड़ जनता की ओर से उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, हृदय से धन्यवाद देता हूं। इससे न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार का एक बड़ा भूभाग और नेपाल की भी एक बड़ी आबादी लाभान्वित होगी।
और सीमावर्ती क्षेत्रों में जहां कहीं थोड़ी हलचल होती है, दुष्प्रचार, भारत विरोधी गतिविधियों में जो लोग संलिप्त होते हैं, उन लोगों के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जाता है, उस दुष्प्रचार को रोकने में यह दूरदर्शन केंद्र बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा इस अर्थ स्टेशन के माध्यम से। ये मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि गोरखपुर दूरदर्शन केंद्र अपने रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से निरंतर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाता रहा है और आज यह यहाँ पर संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए यहाँ के सभी नागरिकों की ओर से दूरदर्शन परिवार को और माननीय अनुराग सिंह ठाकुर जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ ही आज आपने यहाँ पर 10 किलोवाट FM ट्रांसमीटर का रेडियो का जो इटावा में 10 किलोवाट FM ट्रांसमीटर गदानिया लखीमपुर खीरी और 10 किलोवाट FM ट्रांसमीटर नानपारा बहराइच के आज यहाँ पर 3 FM ट्रांसमीटर का भी उद्घाटन किया है। वहाँ पर हमारे माननीय सांसद बहराइच से छेवरलाल गौड़ जी, हमारी माननीय विधायक इटावा श्री सरिता भदौरिया जी और माननीय विधायक लखीमपुर खीरी श्री रोमी साहनी वहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनको इस अवसर पर बधाई देता हूँ। तीनों जनपदों के नागरिकों को भी हृदय से बधाई देता हूँ और अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे इस बात के लिए अत्यंत प्रसन्नता है कि आज यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम की घोषणा आपने की, जो भोजपुरी में गोरखपुर दूरदर्शन केंद्र से विशेष प्रसारण की व्यवस्था होगी। बारिश आ रही, थोड़ा अंदर अंदर आ सकते हैं, आप अंदर अंदर आ सकते हैं। ये पिछले 4 दशकों से मांग चली आ रही थी और 4 दशकों के इस इंतजार को आपने यहां पर पूरा किया और आज यहां पर इसके साथ ही 11 दिसंबर से आपने इसकी घोषणा की है। मैं इसके लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश और भोजपुरी क्षेत्र की जनता की ओर से विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा। जो हमारी बोली में सुनना चाहते हैं, कार्यक्रमों को देखना चाहते हैं, जहां रिश्तेदारी उस पार भी इस पार भी है, उनको भी इन कार्यक्रमों का लाभ मिल पाएगा। इसकी व्यवस्था भी यहां से की गई है। यही नहीं, इटावा में जो शुरुआत की गई है FM रिले सेंटर की, जो ट्रांसमीटर्स वहां पर लगाए गए हैं, उसका लाभ आपको यहां तक मिलेगा कि उसके कारण आगरा और कानपुर और साथ लगते क्षेत्रों में भी FM यानी कि रेडियो के आपके प्रोग्राम पहुंच पाएंगे और 50 लाख से ज़्यादा लोगों को केवल इटावा के FM ट्रांसमीटर से लाभ मिलेगा। और इसी तरह से जो आपका लखीमपुर के गदनिया में और बहराइच के नानपुरा पारा में जो आज उद्घाटन किए गए, उसके माध्यम से 35 लाख और 25 लाख लोगों को उस क्षेत्र में FM की सुविधा मिल पाएगी। तो करोड़ों लोगों को आज एक ही दिन में माननीय योगी जी के कर कमलों से आज ये सुविधा मिलने जा रही है। मैं उत्तर प्रदेश के लोगों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सदा मानना है कि उत्तर प्रदेश को जहां एक और दूरदर्शन के माध्यम से, वहीं पर ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से आकाशवाणी के कार्यक्रम भी और दूरदर्शन के कार्यक्रम की भी इसकी सुविधाएं मिले। मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि ये जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच है और योगी जी ने जो समय समय पर इच्छा जताई है, हम आने वाले समय में 3 और सेंटर, जो आदरणीय योगी जी आपने इच्छा व्यक्त की थी, हमने वो सुल्तानपुर, रामपुर और महाराजगंज में भी आपको अगले 8 महीनों के अंदर बनाकर दे देंगे। इस बात की वायदा भी आपसे इस मंच से मैं करके जा रहा हूं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने आज विपक्षी दलों से कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी पर कहा कि विपक्ष को राजनीति खेलना बंद कर देना चाहिए। और प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब सेकंड वेव कोरोना की आई, तब से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की उपलब्धता के बारे में राजनीति शुरू हुई है।
मुझे आपको इस माध्यम से बताना है कि माननीय सदस्य को भी मैं बताना चाहता हूं कि जब देश में हमारी रिक्वायरमेंट एवरेज 900 से 1000 मैट्रिक टन पर डे हुआ करती थी और फर्स्ट वेव में वो 1400 तक 1400 तक बढ़ी। सेकंड वेव आया तब सडन ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ने लगी। भारत सरकार ने उसके लिए प्रयास किया और उसको बढ़ा के 9500 मैट्रिक टन तक ले गए और जब 1400 तक की हमारी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट हुई थी, उसको देखते हुए और उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार ही देश में लॉजिस्टिक्स आए, स्वाभाविक है, टैंकर और ये सब स्थिति ये समय के अनुरूप थी। लेकिन जब सर्ज होने लगा और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ने लगी तो भारत सरकार ने अपनी ओर से हर संभव प्रयास किया और आपने माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से देश को बताना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में देश में ऑक्सीजन प्रोडक्शन बढ़ाया। देश के एक जगह से दूसरी जगह पर ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए ट्रेन का उपयोग किया गया। विदेश से टैंकर, विशेष टैंकर भी मंगाए गए, नेवी का उपयोग किया गया। तुरंत ही टैंकर वापस लाए, इसलिए खाली टैंकर को वापस लाने के लिए एयरफोर्स प्लेन का भी उपयोग किया गया। ये सारी व्यवस्था करके देश में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी हो, ऐसा भारत सरकार ने प्रयास किया। मुझे दुख के साथ बता रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में भी कई लोगों ने राजनीति नहीं छोड़ी और कई ऐसे अपने यहाँ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, कोर्ट में चले गए, कोर्ट से अपना ज्यादा डिमांड को दिखा के ऑर्डर ले आए। और मैंने ये भी देखा है कि दिल्ली के सड़कों पर टैंकर घूमता हो, खाली करने की जगह नहीं हो, दूसरी जगह पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो, डिमांड हो, ये राजनीति ऑक्सीजन पर चली। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी माननीय मुख्यमंत्री की मीटिंग में भी बार बार कहा कि उसमें कोई छुपाने की आवश्यकता नहीं है। जितना भी कोविड से डेथ हुआ हो, ऑक्सीजन से डेथ हुआ हो, सभी स्टेट को रिपोर्ट करना चाहिए। और भारत सरकार की ओर से 3 टाइम 26 जुलाई 26 to 13 जुलाई के बीच में 3 टाइम लेटर लिखा गया। 8 टाइम 20 अगस्त महीने में 21 अगस्त में 8 टाइम सभी राज्यों को कहा गया कि आपके स्टेट में कोविड की ऑक्सीजन की एक पैंडेमिक में कितने लोगों की डेथ हुई है। मैं आपके माध्यम से आज ये बताना चाहता हूँ कि कुल मिला के 19 स्टेट ने रिस्पॉन्स किया। जो हमने जो यहाँ से मेल भेजा, इंफॉर्मेशन मांगी, उसमें से अंडमान निकोबार, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, असम, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश। केवल पंजाब ने ही राइटिंग में ऐसा कहा कि हमारे यहाँ 4 सस्पेक्टेड डेथ हुआ है, ये भी हम जांच कर रहे हैं, ऐसा केवल पंजाब ने बताया है। हमने सार्वजनिक किया है। हमारी सरकार पारदर्शिता और विश्वसनीयता के आधार पर चल रही है। जब सेकंड सर्ज आया और देश में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी और 9500 से अधिक मैट्रिक टन का ऑक्सीजन का उत्पादन किया, उसके बाद यही घटना से लेसन लेके हमने, क्योंकि भविष्य में ऐसी कोई स्थिति कभी निर्माण नहीं हुई थी, लेकिन जब ये स्थिति निर्माण हुई और हमारी ये डिमांड वहां तक पहुंच सकती है, उसमें से ही सभी डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर पीएसए प्लांट लगे। 1225 पीएसए प्लांट पीएम केयर से लगाने के लिए सुनिश्चित किया और पीएसयू भी पीएसए प्लांट लगा रहे। 3240 पीएसए प्लांट आज देश में लग रहे हैं, उसमें से 70% आज कार्यरत भी हो गया है। उससे 4500 से अधिक मैट्रिक टन की क्षमता आज के दिन में हमने हासिल कर ली है। और भी व्यवस्था अभी भी खड़ी हो रही है, जो अगले दिनों में ऐसा कोई सर्ज हो तो उसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध करा सके। एडवोकेट अदूर प्रकाश